आयुष के पापा के लिए लाई थी ये, सिकुड़कर आयुष के नाक का हो गया है। हमारी खूबसूरत साड़ी का तो रंग ही उड़ा दिया। इसीलिए अपनाए सही डिटर्जेंट 2 डाला का एडवांस फॉर्मूला, जो दे कपड़ों को नई चमक और साथ ही सिकुड़ने से बचाए, चले ज्यादा और पैसे बचाए। इसीलिए अब से जो धोए नमस्कार, टाइम्स नाउ भारत पर राष्ट्रवाद में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं राकेश पांडे। शाम के 5 बजने वाले हैं। वक्त हो गया है देश के सबसे पसंदीदा डिबेट शो राष्ट्रवाद का। राष्ट्रवाद यानी देश से बढ़कर कुछ नहीं। और आज का सवाल कि क्या मोदी के नए कानून से प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री, मंत्री कोई नहीं बचेगा? 30 दिन तक लगातार जेल में रह लिए तो 31वें दिन पद छोड़ना पड़ेगा। इस्तीफा नहीं दिया तो पद रिक्त माना जाएगा। और सवाल यह कि क्या इसीलिए विपक्ष का 130वें संविधान संशोधन बिल पर आर पार का पूरा खेल चल रहा? दरअसल आज केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने लोकसभा में 130वां संविधान संशोधन बिल पेश किया, जिसके मुताबिक अगर प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री और मंत्री कोई भी गंभीर अपराध में गिरफ्तारी होती है, 5 साल या उससे ज्यादा के अपराध में गिरफ्तारी होती है और 30 दिन लगातार जेल में रह लेते हैं तो 31वें दिन पद छोड़ना पड़ेगा। और अगर पद नहीं छोड़ा तो माना जाएगा कि यह पद रिक्त है। अब विपक्ष कह रहा है कि यह बिल अलोकतांत्रिक है। सवाल है कि क्यों? क्योंकि यह तो करप्शन पर अटैक है। करेंगे डिबेट, लेकिन पहले इस रिपोर्ट को देखिए। रूल ऑफ लॉ पीएमएलए देश देख रहा है आपको। महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि भारत के संविधान का संशोधन करने वाले विधेयक को पुनर्स्थापित करने की अनुमति दी जाए। भारत को एक पोलिस स्टेट बनाने का काम बीजेपी सरकार करना चाहती है इन तीनों बिलों के जरिए। I think that it's absolutely wrong. It's anti our constitution. It's against our constitution. 30 दिन की जेल तो क्या पीएम, क्या सीएम और क्या मंत्री, सभी को पद छोड़ना पड़ेगा। मोदी सरकार के 130वें संविधान संशोधन बिल ने देश की सियासत में भूचाल ला दिया है। भूचाल इसलिए कि पहली बार किसी कानून की जद में पीएम, सीएम, मंत्रियों की कुर्सी है। तो क्या जेल से सरकार चलाने का नारा देने वालों के दिन लद गए? क्या पीएम मोदी ने अपनी अगस्त क्रांति से करप्शन पर ऐसा अटैक कर दिया कि विरोधियों में हाहाकार मच गया? सरकार ने आज सदन में 130वां संशोधन बिल पेश कर दिया, जिसके मुताबिक पीएम, सीएम, मंत्रियों की गिरफ्तारी पर उन्हें पद से हटाने का प्रावधान है। 30 दिन तक हिरासत में रहे तो 31वें दिन पद छोड़ना पड़ेगा। 31वें दिन इस्तीफा नहीं देने पर पद रिक्त माना जाएगा। 5 साल या उससे ज्यादा की सजा पाने वाले अपराध में गिरफ्तारी पर यह नियम होगा। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने लोकसभा में बिल पेश किया तो जमकर हंगामा हुआ, जिसके जवाब में अमित शाह ने करारा जवाब दिया। बीजेपी people are telling this bill is to bring morality in politics. Can I ask a question to the honorable Home Minister? When he was the Home Minister of Gujarat, he had been arrested, sir. Whether he took the morality of the politics. मैं रिकॉर्ड क्लियर करना चाहता हूं, मुझ पर झूठे आरोप लगाए तब अरेस्ट होने के पहले मैंने नैतिकता के मूल्यों का हवाला देकर इस्तीफा भी दिया। और जब तक मैं कोर्ट से निर्देश नहीं हुआ, कोई संविधान पद मैंने स्वीकार नहीं किया। ये क्या सिखाते हैं नैतिकता में? अमित शाह के बिल पेश करने पर विपक्ष इतना आग बबूला हो गया कि गृह मंत्री के टेबल तक पहुंच गया, बिल की कॉपी तक फाड़ दी। खबर तो ये भी है कि सत्ता पक्ष और विपक्षी सांसदों के बीच धक्का मुक्की तक हो गई। पूरा देश देख रहा था जिस तरह की गुंडागर्दी थी, जिस तरह से फिर कांग्रेस के केसी वेणुगोपाल ने कागज फाड़ना शुरू किया, पहले फेंकना शुरू किया स्पीकर के चेयर पे, फिर आगे, फिर वेल में जिस तरीके से तृणमूल कांग्रेस और कांग्रेस के और सब लोग आ गए और जिस तरह से मतलब झगड़ा करने पे आमादा हो गए, या गृह मंत्री के चेयर तक पहुंच करके जिस तरीके से किया, मतलब इसकी जितनी भर्त्सना की जाए, आज तो पूरी लोकतंत्र पे कुठाराघात है। जिस तरह से संसदीय मर्यादाओं का आज उन्होंने उल्लंघन किया। ये है, हम लोग बोला चोर चोर वोट चोर, वो भी बोला। उस टाइम उधर से उधर का आके बिट्टू आके धक्का दिया फास्ट। बिट्टू मंत्री है, उसको रिजाइन करना चाहिए। महिला के ऊपर अत्याचार कर रहा है बीजेपी,
दादा विप्लव देव ने आपका नाम लिया है कि विप्लव देव ने आपका नाम लिया, कल्याण बनर्जी ने फेंका है पेपर अमित शाह के ऊपर। विप्लव देव का आंखों में कुछ गड़बड़ हो गया। सवाल है कि नया कानून सबके लिए, तो विपक्ष इसके विरोध में क्यों? सवाल ये भी कि भ्रष्टाचार पर पीएम मोदी की चोट, तो विरोधी क्यों इसे अलोकतांत्रिक और दुर्भाग्यपूर्ण बता रहे हैं? I think that it's absolutely wrong. It's anti-constitution. It's against our constitution. It's undemocratic, and it's very unfortunate. This parliament is not going to pass this bill at all. They want to divert the attention of this entire electoral frauds and this yatra, Bihar yatra, Rahul ji's yatra. The minimum purpose is only that. Basically, you have to understand this actually is they are trying to constitutionalize the vendetta politics. This is what. अब जिन राज्यों में बीजेपी के मुख्यमंत्री नहीं हैं, मंत्री नहीं हैं, उनको हटाने के लिए एक दूसरा तरीका ये गवर्नमेंट ला रही है। मतलब डेमोक्रेटिक नॉर्म्स नाम की कोई चीज बची नहीं है और ये अभी बिल लाने वाले समझ नहीं रहे। जिस दिन जाएंगे दोबारा कभी लौट के नहीं आएंगे। संजय राउत तो केजरीवाल, सोरेन, अनिल देशमुख का नाम लेकर बोल रहे हैं कि कानून विपक्ष के बड़े नेताओं के लिए लाया जा रहा है, तो वैसे ही आरोप लगा रहे हैं कि सरकार देश को पुलिस स्टेट बनाना चाहती है। हमारी सरकारें अपोजिशन की सरकार को दबाव में लाने के लिए कानून लाया है। आप केजरीवाल को पकड़ेंगे, सिटिंग मुख्यमंत्री, आप हेमंत सोरेन जी को पकड़ेंगे, आप गृह मंत्री अनिल देशमुख को पकड़ेंगे, लेकिन आप एकनाथ शिंदे को नहीं गिरफ्तार करेंगे। आप महाराष्ट्र में संजय सिरसाट को नहीं गिरफ्तार करेंगे, आप आसाम के मुख्यमंत्री को नहीं गिरफ्तार करेंगे। उनके ऊपर एक गंभीर अपराध एक मामले उनके ऊपर भी चल रहे हैं। आपके बीजेपी के राज्यों में इतने अपराधी हैं मंत्री, तो आप ये कानून हमारे लिए लाया है। तो ऑल इन ऑल ये हमारी डेमोक्रेसी के लिए, ड्यू प्रोसेस के लिए, बल्कि भारत को एक पुलिस स्टेट बनाने का काम बीजेपी सरकार करना चाहती है इन तीनों बिलों के जरिए, जिसकी हम पुरजोर इसकी मुखालिफत करेंगे। और ये अनकॉन्स्टिट्यूशनल है, ये बिल्कुल अनकॉन्स्टिट्यूशनल है। कि एक्यूज्ड और कन्विक्टेड का एक बहुत बड़ा फर्क है कानून में, आप उसको मिटा रहे हैं। आप ये ईडी, सीबीआई और आईटी के बारे में जो छवि है, जो सर्वोच्च न्यायालय ने टिप्पणी की है, उसके बाद आपकी मंशा स्पष्ट हो जाती है कि आप जहां सरकार नहीं बना पाओगे, चुनाव नहीं जीत पाओगे, वहां टॉपल कर दो। और तीसरी चीज, मुझे लग रहा है गृह मंत्री जी अपने भी दल के कुछ कद्दावर नेताओं को निपटाना चाहते हैं। विपक्ष ने नए बिल को अलोकतांत्रिक, विपक्ष के खिलाफ साजिश बताया, तो बीजेपी और सहयोगियों ने दो टूक कह दिया कि भ्रष्टाचार के खिलाफ जीरो टॉलरेंस का विरोध करना ही अलोकतांत्रिक है। सरकार ज्यादातर भाजपा की है सब जगह, विपक्ष को दर्द काहे का हो रहा है? विपक्ष को दर्द किस बात का है कि ये जो बिल आ रहे हैं ये स्पष्ट नीति दिखाते हैं एनडीए सरकार की, माननीय प्रधानमंत्री जी की जो जीरो टॉलरेंस की नीति है भ्रष्टाचार के खिलाफ। भ्रष्टाचार ऊपर से नीचे खत्म होता है। ज्यादातर सरकारें भाजपा की हैं, प्राइम मिनिस्टर भाजपा के, सीएम भाजपा के ज्यादा। हम कांग्रेस पार्टी से जानना चाहते हैं, इस बिल से असहमति क्यों आपको है? क्या आप यह चाहते हैं कि अपराधी, गुंडा, भ्रष्टाचारी अगर वो जनप्रतिनिधि हो गया और अगर वो जेल गया तो उसके मंत्री पद पर बरकरार रहे? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने तो कभी सपना में नहीं सोचा था कि ऐसे दिन भी आएंगे इस देश के अंदर में कि राज्य का मुख्यमंत्री जेल में रहेगा, कोई पार्टी का राष्ट्रीय अध्यक्ष सजा याफ्ता रहेगा। तो सवाल है कि कुर्सी छीनने वाले बिल का विरोध क्या इसलिए कि विपक्ष के कई नेताओं पर कई गंभीर केस चल रहे हैं। सवाल है कि यूपीए के समय दोषी ठहराए गए माननीयों को बचाने वाले अध्यादेश को जिन राहुल ने नॉनसेंस बताया था, अब उन्हीं की पार्टी को माननीयों पर नकेल कसने वाला बिल अलोकतांत्रिक कैसे लग रहा है? ब्यूरो रिपोर्ट, टाइम्स नाउ नवभारत। तो चलिए आपने रिपोर्ट देखिए, मैं आपका परिचय आज के मेहमानों से करवाता हूं। सिद्धार्थ यादव भारतीय जनता पार्टी के नेता और प्रवक्ता, आपसे थोड़ी देर में जुड़ेंगे। शुभ रास्ता ऑथर है, फाउंडर है। आदिल हसन एमआईएम के नेता और प्रवक्ता। अनमोल पवार है आम आदमी पार्टी के नेता और प्रवक्ता। रविशंकर रवि है आरजेडी के नेता और प्रवक्ता। और अश्विनी मिश्रा जी कांग्रेस पार्टी के नेता। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। अनमोल भाई, आपसे शुरू करता हूं। जैसे ही यह कानून बिल अभी पेश हुआ, कानून तो बना नहीं है, तो लोगों में यही चर्चा हो गई, सोशल मीडिया पर भी लोग लिखने लगे कि अगर यह कानून पहले से होता तो अरविंद केजरीवाल जेल से रहकर सरकार चलाने की बात नहीं करते।
देखिए राकेश जी, ये जो कानून लाया गया है बिल्कुल असंवैधानिक है, ये अलोकतांत्रिक है, ये केवल और केवल चुनी हुई सरकारों को गिराने के लिए लाया गया है और ये लोकतंत्र से तानाशाही की तरफ इस केंद्र सरकार का एक कदम है। क्योंकि सरकार कह रही है कि बिना मुकदमे के, बिना अदालत के, बिना साक्ष्य के, बिना सबूत के अगर 30 दिन तक किसी पे आरोप लगे तो उसे जो है पद से हटना पड़ेगा, उसे मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा देना पड़ेगा, मंत्री पद से इस्तीफा देना पड़ेगा। आप देखिए सत्येंद्र जैन जी के मुकदमे में क्या हुआ। 2 साल पूरा मीडिया चिल्लाता रहा जी सबूत मिल गए, हजारों करोड़ का स्कैम हो गया। 2 साल बाद सीबीआई ने क्लोजर रिपोर्ट दाखिल करते हुए कहा कि जी एक साक्ष्य नहीं है हमारे पास। अरविंद केजरीवाल जी के मुकदमे में क्या कहा मुख्य न्यायाधीश ने, सर्वोच्च न्यायालय ने, कि हजारों रेड के बाद भी एक चवन्नी की रिकवरी नहीं हुई, किसी तरह का कोई साक्ष्य नहीं है। और यही हुआ संजय सिंह की बेल के दौरान, जिसमें ईडी ने बेल का विरोध तक नहीं किया। हाँ। तो नीयत बिल्कुल साफ है, ये केवल और केवल चुनी हुई सरकार गिराना चाहते हैं। हाँ। ये केवल ईडी और सीबीआई का इस्तेमाल करके, जिन्हें हाँ। माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने कहा हाँ। कि आपके तोता और मैना की तरह काम कर रहे हैं, उनका इस्तेमाल करके चुनी हुई सरकार को गिरा के जनता की अनमोल भाई, ये सरकार चुनी हुई गिराना चाहते हैं, नहीं गिराना चाहते हैं, ये आपका एक तर्क है। राजनीतिक तौर पर उसका जवाब सिद्धार्थ यादव देंगे। लेकिन मैं दूसरी बात पूछ रहा हूं, आप लोग कहते हैं संविधान बचाओ संविधान बचाओ, क्या संविधान बनाने वालों ने कभी सोचा होगा कि जेल से सरकार चलाने का कॉन्सेप्ट लेकर आएंगे राजनीतिक दल? अरे आरोप लगे तो नैतिकता के आधार पर इस्तीफा क्यों नहीं हेमंत सोरेन ने नहीं दिया था, जमानत पर छूट कर आए तो फिर से वो सीएम बन गए। देखिए इनकी मंशा आप इस चीज से आकलन कर सकते हैं कि हमारा कानून कहता है कि जब तक अ पर्सन इज प्रिज्यूम्ड इनोसेंट अंटिल प्रूवन गिल्टी, जब तक अदालत में उसके ऊपर सबूत को देखते हुए आरोप सिद्ध ना हो जाए तब तक वो जो है बेकसूर है। कल को आपके ऊपर राकेश जी कोई आरोप लगा दे कि आपने 2000 करोड़ का भ्रष्टाचार किया है, तो जब तक वो अदालत में साबित ना हो जाए तब तक जो है आपको अपराधी नहीं माना जाएगा। 95% मुकदमे ईडी ने पिछले 10 साल में ऑपोजिशन पार्टीज के ऊपर किए हैं, जिसमें 174 केस बंद हुए, 6000 मुकदमे हुए, केवल 15 मामलों में सजा हुई है। सर प्लीज, 95% मुकदमों में उन्हें कोई अनमोल भाई हकीकत ईडी की। मुकदमे झूठे थे, मुकदमे सही थे, आप सही कह रहे हैं, इसका फैसला अदालत से होगा। फिर तो छोड़ दिया जाए ना शुभ रास्ता कि कोई संवैधानिक नैतिकता की बातचीत नहीं होनी चाहिए। हटाइए इसको, साइड में रखिए, हम नेता हैं, हमें जो ठीक लगेगा वो करेंगे, संवैधानिक नैतिकता की कोई बात ना करें कम से कम। जी देखिए, ये इतना हास्यास्पद है कि हम देखिए नैतिकता के आधार पे तो राकेश जी, आऊंगा अनमोल भाई, आऊंगा, सिद्धार्थ भी जुड़ चुके, आऊंगा। राकेश अनमोल जी, आप लोग तो ऑल्टरनेट राजनीति करने के लिए आए थे। अब आप बताइए, इतने बड़े देश में क्या हमारे पास नेताओं की कमी है? क्या हमारे पास लोगों की कमी है? क्या हमारे पास अच्छे ऐसे लोगों की कमी है क्या, जिन लोगों का कोई क्रिमिनल रिकॉर्ड कभी नहीं रहा हो और वो राजनीति में आगे बढ़ सकते हैं? मुझे तो लगता है कि हर पढ़े लिखे स्वच्छ तरीके से काम करने वाले लोगों के लिए ये एक अच्छा कदम है, इसका उसी तरीके से स्वागत होना चाहिए। आप देखिए किस तरीके से डिफेंड किया जा रहा है उन लोगों को जिनके ऊपर से केसेस हैं। भाई जो भी केसेस हैं, आप मुझे बताइए ना, क्या वो ऐसे केसेस हैं जो कि पॉलिटिकल वेंडेटा की तरह लगाए गए हैं? ये केसेस हैं जो फाइनेंशियल मिसअप्रोप्रिएशन के लिए लगे हैं। ये केसेस वैसे हैं जिन पे क्रिमिनल चार्जेस की बात हो रही है। ये केस और ये फाइनेंशियल अप्रोप्रिएशन उनके अपने बाप दादा के पैतृक संपत्ति में लड़ाई की बात नहीं है। जनता के पैसे से कुछ लोग चारा खा गए, कुछ लोगों ने जनता के पैसे और जनता के रिसोर्सेज पर बिल्कुल ही अवैध तरीके से कंस्ट्रक्शन किए। ऐसे लोगों को अगर राजनीति में आगे बढ़ने से रोका जा रहा है, या ये कहा जा रहा है कि अगर आप आगे बढ़ भी गए तो एक पर्टिकुलर पॉइंट के बाद एक मतलब सर के ऊपर जब पानी बह जाए तो आपको बाहर किया जाएगा, इसमें क्यों दिक्कत है भाई? क्यों किसी भी स्वस्थ समाज में इस बिल का स्वागत होना चाहिए। लेकिन सिद्धार्थ यादव, ये कहा जा रहा है कि चूंकि आप लोगों की मंशा ये कि विपक्ष की जितनी सरकारें उनको गिरा दी जाए, उनके मुख्यमंत्री उनको जेल में डाल दिया जाए, इसलिए क्यों नैतिकता की बात होनी चाहिए? राकेश जी, ये क्यों माना जा रहा है कि विपक्ष के सारे लोग करप्शन ही करेंगे या सारे लोग भ्रष्टाचारी ही हैं? विपक्ष के सारे लोग अपने आप को भ्रष्टाचारी पहले से ही मान लें, या वो मान लें कि हमने कुकर्म ऐसे कर रखे हैं कि भ्रष्टाचार के आरोपी हम जरूर होंगे और जेल में जरूर जाएंगे, तो क्या उनको नैतिकता के आधार पर रहना चाहिए? मेरा प्रश्न ये है, क्या हमारे देश की राजनीति में इतनी शुचिता नहीं बची कि हम अपने देश में अपने राजनेताओं से यह अपेक्षा ना कर सकें कि आप भ्रष्टाचारी नहीं होंगे? हमने दिल्ली का उदाहरण देखा।
दिल्ली के मुख्यमंत्री के जेल में जाने के कारण जितने अवधि में वो जेल में रहे, दिल्ली के साथ, दिल्ली की गवर्नेंस के साथ क्या हुआ ये देश ने देखा है। क्या कानूनी प्रावधान नहीं है? और अब राजनीति स्तर पर आ चुकी कि अगर आप पर आरोप लगेगा, मोरालिटी कुछ बची नहीं, इस्तीफा आप देंगे नहीं और जेल में बैठे रहेंगे और सरकार को ठप कर देंगे, गवर्नेंस को ठप कर देंगे, तो क्या किया जाए? ये तो हमारे देश के संविधान निर्माता नहीं सोच करके गए थे। अगर उन्होंने सोचा होता राकेश जी कि देश में एक समय ऐसा भी आएगा जब देश के राजनेता जिन पर आरोप लगेगा, और केवल आरोप नहीं, जो गिरफ्तार होंगे, जेल के अंदर जाएंगे, वो लोग अपनी नैतिकता को भूल करके इस्तीफा नहीं देंगे, तो ये हमारे संविधान में शामिल होता। बोलिए अनमोल पवार। इसलिए पड़ी है, प्रधानमंत्री इस कानून के जद में रहेंगे, केंद्रीय मंत्री इस कानून की जद में रहेंगे, राज्यों के मुख्यमंत्री मंत्री इस कानून की जद में रहेंगे, लेकिन दिक्कत आप लोगों को हो रही है जो सिद्धार्थ कह रहे हैं। देखिए, जब भारतीय जनता पार्टी जो है भ्रष्टाचार मिटाने की बात करती है तो ऐसा लगता है कि कोई आतंकवादी जो है वो अहिंसा की बात कर रहा हो, क्योंकि यही प्रधानमंत्री जी जो लाल किले से कहते थे कि सभी भ्रष्टाचारियों को जेल में डाला जाएगा, आज जितने बड़े भ्रष्टाचारी है, चाहे वो अजीत पवार हो, चाहे वो शुभेंदु अधिकारी हो, चाहे वो मुकुल रॉय हो, चाहे वो जिंदल हो, नवीन जिंदल हो, सभी भ्रष्टाचारियों को इन्होंने अपनी पार्टी में शामिल किया, उन्हें बड़े बड़े पदों पर बिठाया और आज ये भ्रष्टाचार मिटाने की बात करते हैं। ये लोग जो विपक्ष के नेताओं के खिलाफ, अरविंद केजरीवाल जी के खिलाफ, मनीष सिसोदिया जी के खिलाफ, सत्येंद्र जैन जी के खिलाफ, संजय सिंह जी के खिलाफ, जिन्होंने पीएमएलए के केस में बेल ली, जो बेल लेना बहुत बड़ी बात है, क्योंकि उसमें प्रथम दृष्टया आपको यह साबित करना पड़ता है कि आप बेकसूर हैं। उन्होंने साबित करके माननीय सर्वोच्च न्यायालय से एक बार नहीं, दो बार नहीं, 3 बार बेल लेके आए अरविंद केजरीवाल जी, जिन्हें मिटाने के लिए भारतीय नहीं अनमोल भाई, चोटी का जेल हुई, बेल मिली, मैं इसकी बातचीत नहीं कर रहा हूं। सवाल बार बार आकर टिकता है कि भाई नैतिकता नाम की कोई चीज होगी कि नहीं, कि 30 दिन, 6 महीना, 8 महीना तमिलनाडु के एक मंत्री 8 महीना तक जेल में रहे, क्या तो हम मंत्री पद नहीं छोड़ेंगे? आपके सत्येंद्र जैन कितने दिन तक रहे, क्या तो मंत्री पद नहीं छोड़ेंगे? राकेश जी, आज 2 साल हो गए, 2 साल बाद सीबीआई ने कह दिया ना कि कोई साक्ष्य नहीं मिला। भारतीय जनता पार्टी आज माफी मांग ले सत्येंद्र जैन जी से, जो चिल्ला चिल्ला के कहती थी कि उन्होंने भ्रष्टाचार किया है। माफी मांगनी चाहिए। 2 साल वो व्यक्ति जेल में रहा बिना किसी सबूत, बिना किसी, तो भाई 2 साल तक गवर्नेंस ठप रही ना, फिर उनका विभाग ठप रहा ना। बात यही सिद्धार्थ यादव कह रहा है कि कानून इसलिए लाया गया ताकि गवर्नेंस चलती रहे, सरकार चलती रहे, सरकार फंक्शन करती रहे। सिद्धार्थ यादव एक शॉर्ट रिप्लाई, फिर आगे बढ़ता हूं। 3 लोगों ने अभी तक नहीं बोला। देखिए राकेश जी, मुझे तो ये नहीं समझ में आ रहा कि अरविंद केजरीवाल की पार्टी जो महाभ्रष्टाचारी पार्टी है, जिसने भ्रष्टाचार के मापदंडों को तोड़ दिया, इतनी विचलित क्यों हो रही है? जो इंक्वायरी जैसे होनी है वो वैसे होगी, कोर्ट है इस देश के अंदर, केस जैसे चलने हैं वैसे होंगे। ये तो विशेष तौर से आपके कुकृत्य के बाद ही आया है। मैं दो उदाहरण देता हूं, हमारा तो किसी से स्नेह नहीं। 2 मुख्यमंत्री हाल ही के समय में जेल में गए, उन पर आरोप लगे। जेल में जाना था, कानून के तहत जाना था, कोर्ट ने उनको जेल में भेजा, किसी ने डाला नहीं, बेल ले रहे थे, बेल मिली नहीं। एक ने तो इस्तीफा दे दिया। एक भ्रष्टाचारी, महाक्रांतिकारी खुद को बताने वाले अरविंद केजरीवाल जेल में बैठे रहे और दिल्ली को ठप कर दिया। क्यों? क्योंकि कानून नहीं था। आप लोग जो कानून को तोड़ मरोड़ के चाहते हैं, आप चाहते हैं कि जेल में डाल दिया तो क्या हुआ, आनंद पूरा मिलता रहे। सत्येंद्र जैन से माफी मांगेंगे किस बात का? रेपिस्ट से मसाज करवा रहे हैं। जेल मंत्री 21वीं सदी में, दिल्ली देश की राजधानी का जेल मंत्री, वो जेल में बंद है और एक रेपिस्ट से मसाज करवा रहा है। इसके लिए दिल्ली की जनता माफी मांगे? कोई माफी नहीं है। भ्रष्टाचारियों से कोई माफी नहीं। ठीक है, रविशंकर रवि, मसला भ्रष्टाचार का है। मसला यह है कि जेल में जाइए, सरकार चलती रहे, इसलिए सीएम, पीएम, मंत्री कोई ना बचे, सब इस्तीफा दीजिए अगर 30 दिन से ज्यादा जेल में रहना है। क्या दिक्कत है भाई? राकेश जी, सबसे पहले तो बहुत दिनों के बाद आपसे मुलाकात हो रही है, अच्छा लग रहा है। देखिए, लालू जी को एक साजिश में फंसाया गया, जिसको कि चारा घोटाला कहते हैं, और जब उनको फंसाया गया था तो उन्होंने इस्तीफा दिया था। तो ये बात मैं यहाँ पे कहना चाहता हूं। अब यूपीए 2 जब गिरती है, 2G, 3G, कोलगेट, फलाना गेट, चिलाना गेट, न जाने कितने घोटाले उजागर किए गए। विनोद राय जी की किताब आ गई पूरी, न जाने कितने लाख करोड़ का सरकारी खजाने को घाटा हो गया था। तब 2014 में बीजेपी की सरकार आती है।
उन सारे घोटालों में कितने लोगों को सजा हुई, कितने लोग कन्विक्ट हुए, सबको पता है। एक दो को छोड़ के कुछ भी नहीं निकला था, कॉमनवेल्थ हो गया सब। एक सिर्फ कलवाड़ी जी मुझे अभी याद आ रहे हैं, आपको कुछ और लोग याद आ रहे होंगे तो बता दीजिएगा। बस आपसे गुजारिश ये होगी कि मुझे जो भी समय आप दें वो थोड़ा अनइंटरप्टेड दें। अरे अभी तक तो मैंने बोला ही नहीं। हाँ, आप पहले ही शिकायत करने लगे। राकेश जी, नहीं शिकायत नहीं, बस रिक्वेस्ट किया। हाँ। इसका भ्रष्टाचार से कोई लेना देना नहीं है। ये जो काला कानून पेश किया जा रहा है, इसका भ्रष्टाचार से कोई लेना देना नहीं है। भ्रष्टाचार के लिए तो बहुत सारे कानून अपने पास बने हुए हैं। मैं आपकी ये बात मानता हूं, जहां आपने अपने उद्बोधन में ये बात शुरू की थी कि क्या कोई राजनैतिक नैतिकता और संवैधानिक नैतिकता रहेगी कि नहीं रहेगी। बिल्कुल रहनी चाहिए। अब बताइए, एक दौर था जब रेल हादसा होता था, रेल एक्सीडेंट होता था तो रेल मंत्री इस्तीफा देते थे। इतने रेल हादसे हो गए पिछले सालों में, दिया किसी रेल मंत्री ने इस्तीफा? सिक्योरिटी लैप्स, इंटेलिजेंस फेलियर, पहलगांव अटैक, आतंकवादी हमला, पुलवामा और भी कई चीजें हम सबको पता है। क्या गृह मंत्री ने इस्तीफा दिया? कहां गई राजनीतिक नैतिकता और संवैधानिक नैतिकता? ठीक, मैं एक बात कहकर अश्विनी मिश्रा के बाद बढ़ रहा हूं। 10 सेकंड और राकेश, हाँ लीजिए, 10 सेकंड लीजिए। उल्टे इंटेलिजेंस ब्यूरो के चीफ को जो है प्रमोशन दे दिया गया। ठीक है भाई, सरकारी काम था। तो मैं ये कहना चाहता हूं आखिरी बात कि ये कानून का बीजेपी को पता चल रहा है। रविशंकर भाई सुनिए रविशंकर भाई, आप कह रहे हैं ना कि पहले की सरकारों में ये हो गया, तो जरा आपके बगल में स्क्रीन पर अश्विनी मिश्रा दिख रहे हैं, पूछ लीजिएगा इनसे। और आजकल तो आपके नेता राहुल गांधी को पीएम भी प्रोजेक्ट कर रहे हैं, तो पूछिएगा कभी कि बदला लिया क्या? मुंबई अटैक हो गया, बदला लिया क्या? अलबत्ता पता नहीं क्या क्या लिख दिया गया किताबों में। मैं दो मेहमान अभी तक नहीं बोले हैं। अश्विनी मिश्रा, एक वक्त था राहुल गांधी ने कहा था कि भाई माननीय बचने नहीं चाहिए, 2 साल की सजा, क्यों सदस्यता चली जाएगी, मतलब क्यों नहीं जाएगी, जानी चाहिए। कह रहे हैं मैं तो फाड़ दूंगा, नॉनसेंस तक कहा था। लेकिन आज और उससे कड़ाई की बातचीत हो रही है, तो आप लोग कह रहे हैं अलोकतांत्रिक है। पांडे जी, मुझे तो बड़ी हंसी आ रही है बिल बार बार पढ़ करके। मुझे तो लगता है कि बीजेपी ने अपनी वॉशिंग मशीन को कॉन्स्टिट्यूशनलाइज किया है। ये बीजेपी का सीधा मैसेज है उन सभी के लिए कि अगर आप हमारी वॉशिंग मशीन में नहीं धुलेंगे तो हम आपको पहले जेल में डालेंगे और फिर आपको सत्ता से बाहर करेंगे। और ये सबसे बड़ा संदेश है नीतीश कुमार जी के लिए और चंद्रबाबू नायडू के लिए कि अगर आपने जो 2 बैसाखियां खींची तो हम आपके पास ईडी भेजेंगे और 30 दिन में आपकी सरकार गिरा करके आपको सत्ता से बाहर कर देंगे। ये सिर्फ और सिर्फ बीजेपी की वॉशिंग मशीन को कॉन्स्टिट्यूशनलाइज करने का बिल है, क्योंकि ये नेचुरल जस्टिस के खिलाफ भी है, हमारे आर्टिकल 20 सबसेक्शन 3 के खिलाफ भी है, जो डी फैक्टो लॉ की बात करता है फंडामेंटल राइट्स में, उसके खिलाफ भी है, जो बोलता है, जैसे हम अनमोल भाई ने बोला कि क्या फंडामेंटल राइट है? इनोसेंट नहीं, ये फंडामेंटल राइट है कि 30 दिन तक जेल में बने रहे फिर भी पद पर बने रहे। ये फंडामेंटल राइट है। पांडे जी, मैं आपको कितनी देर सुना, मुझे कम से कम नहीं, मैं दे ही रहा हूं, मैं किसी और के पास नहीं जा रहा हूं, मैं तो पूछ लिया। आपने इस पूरी लाइन में फंडामेंटल राइट घुसा दिया, तो ये फंडामेंटल राइट है। मैं तो मान रहा हूं कि लोगों का फंडामेंटल राइट खत्म हो रहा है कि जिस नेता को हमने चुनकर बनाया, संवैधानिक पद पर बिठाया, वो 30 दिन से जेल में, मेरा काम रुका हुआ है, फिर भी वो पद नहीं छोड़ रहा है, कोई और आके बैठे। भाई पांडे जी, मुझे जवाब देने दीजिए, आपका सवाल का भी जवाब दे दूंगा मैं। फंडामेंटल राइट आर्टिकल 20 सबसेक्शन 3 डी फैक्टो लॉ की बात करता है। उसके हिसाब से, कोई भी लॉ के हिसाब से आप तब तक गिल्टी नहीं जब तक आपको कन्विक्शन ना हो। रही बात कानून बनाने की, तो आप ये कानून बनाइए ना कि एक ईडी किसी भी व्यक्ति को 2-2 साल 3-3 साल सीबीआई कैसे जेल में रख सकती है बिना कन्विक्शन के, इस पे कानून लाइए। अरे ये अदालत देखती है 30 दिन के अंदर, ये अदालत देखती है किसको कितने दिन रहना है जेल में। ये अदालत एक्सटेंशन देती है, रिक्वेस्ट हमेशा जांच करने वाली एजेंसी करती है कि मुझे और एक्सटेंशन चाहिए, तो करेगी भाई, तो जांच एजेंसी तो चाहेगी कि ज्यादा से ज्यादा मिले ताकि हम अपनी जांच करें। अगर आपको आपको बिल से इतना ही प्यार है तो सबसे पहले हेमंत बिस्वा शर्मा जी को इस्तीफा दिलाइए, अजीत पवार जी को इस्तीफा दिलाइए। सिद्धार्थ यादव बार बार इशारा कर रहे हैं, रिप्लाई फिर आदिल भाई आ रहा हूं। चला रहे थे आप 70,000 करोड़ चक्की। मुझे लगता है राकेश जी, इनके भ्रम की दुकान बंद होनी चाहिए और ये जो झूठ और प्रपंच चल रहा है बंद होना चाहिए। बार बार आर्टिकल 20 कर रहे हैं, इतने आप कानून के विज्ञाता हैं तो जाइएगा कोर्ट में इसको चैलेंज कर लीजिएगा। अगर कोई कानून, मैं आपको बड़ी स्पष्टता से आपके चैनल के सब व्यूअर्स को बताना चाहता हूं, अगर कोई व्यक्ति 30 दिन से ऊपर सरकारी कर्मचारी अगर वो जेल में रहता है तो उसके निलंबन का अगर प्रावधान है तो उस कर्मचारी को चलाने वाले राजनेता जो संवैधानिक पद पर बैठा है उसके लिए क्यों नहीं होगा?
ये जेल में रखने के लिए नहीं है, ये गवर्नेंस के लिए है। देश और प्रदेश की गवर्नेंस, उस प्रदेश के साथ, उस प्रदेश में जो कार्य होना है, जनहित का जो कार्य होना है, वो जेलों में बंद नहीं हो सकता। उस जनहित को, उस जनता की आवाज को, जनता के लिए करने वाले काम को आप काल कोठरी में बंद नहीं कर सकते। बहुत अच्छा तो ये होता कि आप में नैतिकता बचती, पर नैतिकता खो चुके हैं, इसलिए तो प्रावधान की जरूरत है। अगर आपकी सजा 5 साल से ऊपर की नहीं है तो नहीं जाएंगे। पहली बात, अश्विनी जी मैं आपके बीच में नहीं बोल रहा था, सुन लीजिए। दूसरी बात, जेल में कौन कितना समय रहेगा, ना ये कोई एजेंसी तय करती है, ना कोई सरकार तय करती है, देश की अदालत तय करती है। ये कोई तय नहीं कर रहा आप जेल में रहेंगे कि नहीं रहेंगे। 30 दिन का प्रावधान है, तुरंत बेल लेकर के आ जाइएगा, केस नहीं बन रहा है तो बाहर रह लीजिएगा। पर आप 30 दिन से ऊपर हैं और नैतिकता के आधार पर भी आप इस्तीफा नहीं दे रहे, तो देश प्रदेश की जनता की आवाज को काल कोठरी में बंद नहीं किया जा सकता। उनके लिए काम होना है, उनके जनहित के कार्य होने हैं, पर आपको जनहित से कहां लेना देना साहब। आपको कुर्सी पे बैठ करके मलाइयां खानी है, आपको मलाई चाटनी है, इसलिए आप चाहते हैं कि कोई कानून प्रावधान ना आए। आपको पूरा विश्वास है कि हम लोग ठीक है। मैं आदिल के पास जाता हूं। एक बात जो सिद्धार्थ ने कह दी है, और चूंकि आदिल को कानूनी मामलों की ज्यादा जानकारी है, वकील भी हैं, तो इतनी देर में मैंने आदिल गूगल कर लिया और गूगल ये कर लिया कि केंद्रीय सिविल सेवा आचरण नियम है 1964, सेंट्रल सिविल सर्विसेज कंडक्ट रूल्स 1964, 48 घंटे से अधिक समय तक हिरासत में रहने पर स्वतः निलंबित डीम्ड सस्पेंशन माना जाता है। यह केंद्रीय सिविल सेवा नियम 1965 के तहत लागू होता है। तो भाई अगर यह सही है और यह प्रावधान है अधिकारियों के लिए, तो नेताओं के लिए कोई नियम क्यों नहीं? और नेताओं के लिए नियम आ रहा है तो आपके नेता कहेंगे कि पुलिस स्टेट बना रहे। राकेश भाई, बीजेपी बिल ला रही है, मुझे तो यही हंसी आती है कि बीजेपी बिल कैसे ला रही है भ्रष्टाचार पे। बीजेपी का राष्ट्रीय अध्यक्ष बंगारू लक्ष्मण रक्षा दलाली कर रहा था और वो बीजेपी बिल ला रही है। बीजेपी हेमंता विश्व शर्मा, अजीत पवार, चक्की पी सिंह, नारायण राणे को, मुकुल राय को, शुभेंदु अधिकारी को ले लेती है और बीजेपी भ्रष्टाचार पे बोल रही है। सत्येंद्र जैन जी वाला मामला आपके सामने है। कपिल राज IRS था, ईडी का ऑफिसर था, जो अरविंद केजरीवाल जी और हेमंत सोरेन को गिरफ्तार किया, वो चला गया रिलायंस इंडस्ट्रीज जाके ज्वाइन कर लेता है। प्रधानमंत्री जाकर श्रीलंका से लेकर विदेश में अदानी की दरबारी करते हैं। मैं बिहार का एक एग्जाम्पल देता हूं। बिहार के एक पदाधिकारी हैं, राजीव रंजन है, डिप्टी रजिस्ट्रार है। यहां निबंधन कार्यालय में 2 आदमी को अपॉइंट किए, इंद्रजीत पांडे और मुरली मनोहर जोशी जी को। भ्रष्टाचार के आरोप लगे हैं। यही नीतीश कुमार की सरकार है, पटना में है मामला। नीतीश कुमार का जो विजिलेंस है, कोई मामला नहीं है। करोड़ों अरबों की संपत्ति अर्जित की है, भू माफिया से नेक्सस है, कुछ नहीं हो रहा है। और बीजेपी की डबल इंजन की सरकार पटना में, बिहार में, उस पर कुछ नहीं हो रहा है। और जो निर्वाचन आयुक्त के बहाली में जो चीफ जस्टिस को रखना था, वो बीजेपी चीफ जस्टिस साहब को हटा देती है। वो नैतिकता की बीजेपी बात करिए। सेंट्रल विजिलेंस कमीशन किराया के घर पे रहा, सेंट्रल विजिलेंस कमिश्नर बहाल नहीं हुआ, ये बीजेपी के राज में। वो बीजेपी नैतिकता की बात कर रही है। टीडीपी का जो राज्यसभा MP भ्रष्टाचार में डीबा हुआ था, वो चला गया बीजेपी में, वो भुला गया। उस पर तो आदिल, इससे आप लोग लाइसेंस चाहते हैं, इससे जो आरोप आप लगा रहे हैं उसका सिद्धार्थ यादव जवाब देंगे, लेकिन इससे आप लाइसेंस चाहते हैं। चूंकि बीजेपी के कुछ लोगों पर भ्रष्टाचार का आरोप है, तो साहब हम भी भ्रष्टाचारी हो जाएंगे। हमारे भ्रष्टाचारी होने में क्या दिक्कत है? मेरे सवाल का जवाब अभी नहीं मिला आदिल, मेरे सवाल का जवाब दीजिए। क्या 1965 का केंद्रीय सिविल सेवा जो नियम है वो ये है कि नहीं कि अगर 48 घंटे से अधिक समय तक कोई हिरासत में रहता है तो उसे स्वतः निलंबित माना जाएगा? यह है कि नहीं नियम? एकदम सही है। तो फिर नेता क्यों नहीं भाई? नेता सस्पेंड क्यों नहीं? असदुद्दीन ओवैसी साहब, अरे बोलने दीजिए ना। अरे हरदिल अजीज बोलने दीजिए ना। अल्हम्दुलिल्लाह बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब, MIM के किसी भी MP MLA पर आज तक कोई भ्रष्टाचार का इल्जाम नहीं लगा। यही 1958 से 2025 तक हमारा छवि है। हमने इलेक्ट्रोल बॉन्ड का चंदा नहीं लिया। और अमित शाह बिल ला रहे हैं, जिनका बेटा जय शाह पाकिस्तान से क्रिकेट खिला रहा है। पहलगांव का अभी आंसू सूखे नहीं, विधवाओं के मेहंदी रुके नहीं। आपकी सारी बात ठीक है, सिद्धार्थ यादव रिप्लाई करेंगे, मैं सारी चीजें टॉस करता जा रहा हूं। मेरे सवाल का जवाब दीजिए भाई। अगर सिविल सेवा का रूल ये कहता है देश में कि 48 घंटे से अधिक हिरासत तो अधिकारी स्वतः निलंबित, तो नेता, अधिकारी, मंत्री स्वतः निलंबित क्यों नहीं? PM CM मंत्री स्वतः निलंबित क्यों नहीं? मैं ये पूछ रहा हूं। आपको तो
आपको तो बता दिए, सेंट्रल एजेंसी का कपिल राज IRS ऑफिसर था। हाँ। जो दोनों चीफ मिनिस्टर को गिरफ्तार किया, वो चला गया। आदिल, ये एजेंसियों का दुरुपयोग कर रहे हैं। आपका एक सियासी जवाब मैं समझ सकता हूं। मैं पूछ रहा हूं कि अगर अधिकारी स्वतः निलंबित तो नेता स्वतः निलंबित क्यों नहीं? सुनिए सर, राकेश भाई, राम रहीम को पेरोल, आसाराम, अरे राम रहीम पर मत जाइए भाई, मीरान हैदर, नेताओं पर क्यों नहीं बोल रहे? आप अपनी जमात की बात क्यों नहीं कर रहे? ये अमित शाह को पता या चूंकि नेता है, चूंकि माननीय है, चूंकि केंद्र में मंत्री है, चूंकि राज्य सरकार में मंत्री है, तो साहब हम नियमों से ऊपर है। देश बताएगा, बोल दीजिएगा अमित शाह को। आप अमित शाह को बोल दीजिएगा, जो पाकिस्तान से बेटा क्रिकेट खिला फिर वही बात है, उसकी देश की जनता जवाब देगी। अमित शाह भी आदिल देश की जनता ये भी देख रही है कि आप मेरे सवाल का जवाब नहीं दे रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट ने मैं एक सिद्धार्थ आपके पास आता हूं, लेकिन उससे पहले शुभरास्ता एक टिप्पणी आपकी जरूर मैं 30 सेकंड आपको देता हूं कि भाई अगर 48 घंटे में सिविल सेवा रूल ये कहता है कि अधिकारी स्वतः निलंबित तो नेता स्वतः निलंबित क्यों नहीं? इस पर आदिल बोल नहीं पाए, 10 सेकंड नहीं बोल पाए। मैं आपको इस सवाल का जवाब देता हूं पांडे जी, आपके सवाल का जवाब। सुप्रीम कोर्ट है कि नहीं? जब ईडी का अफसर अमित शाह के गुलामी करेगा तो क्या बोलेगा लोग? राकेश जी, शुभरास्ता इसमें गलत क्या है? जी राकेश जी, देखिए मैंने सबको बहुत ध्यान से सुना। मैं पुनः कह रही हूं, ये बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है कि हम लोग इस बात पे बहस कर रहे हैं कि कुछ नेता जो कि चार्जेस, क्रिमिनल चार्जेस में या फाइनेंशियल मिसअप्रोप्रिएशन के चार्जेस में हैं, हम उनको डिफेंड करने के लिए, हम जस्टिफाई करने के लिए कि वो सही है, हम एक राजनीतिक बहस कर रहे हैं। और इससे दुखद कुछ नहीं हो सकता भाई। बहुत क्लियरली इस बिल में कहा गया है 30 दिन की जो समयावधि दी गई है, अगर आप सही में, अगर आपने कोई गलती नहीं की हो, अगर आपका जो भी क्राइम है वो डिफेंसिबल है, तो बाहर रहेंगे ना भाई जेल के। लेकिन इस देश में पिछले कुछ सालों में हमने देखा है कि सरकारें जेल से चलाने की कोशिश की गई हैं। और मैं ये बात क्लियर कर दूं कि ये अंग्रेजों का समय नहीं है कि आपको किसी ऐसे क्राइम के लिए अंदर किया गया हो जो कि एक विदेशी सत्ता है जिसको पसंद नहीं आ रही हो। भाई एक लोकतांत्रिक व्यवस्था से चुनी हुई केंद्रीय सरकार है और एक लोकतांत्रिक व्यवस्था से चुनी हुई राज्य सरकारें हैं। ठीक है, हो सकता है कि केंद्रीय और राज्य सरकारों में सामंजस्य नहीं हो, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि आप क्रिमिनल्स को बिठा के रखेंगे, चाहे केंद्र में बिठाएं या राज्य में बिठाएं। ठीक है, सिद्धार्थ यादव, आदिल की बात का जवाब। और ये कह रहे हैं कि डीम्ड सस्पेंशन क्या होता है? नहीं होगा भाई। देखिए, उनकी बात का तो क्या जवाब दिया जाए। जिन लोगों ने देश के अंदर करप्शन की ABCD बनाई हो, ABCDZ तक मैं आप कहोगे तो पढ़ के सुना सकता हूं। A से अगस्ता, B से बफोर, C से CWG, D से डेवास, E से एम्प्लॉयज गारंटी स्कीम, G से गाजियाबाद, H से हर्षद मेहता स्कैम, I से IPL, पूरी Z तक है। ये जो A से Z वाले करप्शन वाले हों, दर्द तो उनके पेट में होगा ही होगा। मैं तो आपके दर्शकों के लिए एक बात पूछना चाहता हूं राकेश जी, क्या देश के राजनेता मलाई खाने के लिए हैं या जनता की सेवा करने के लिए हैं? अगर गुड गवर्नेंस आज 21वीं सदी में 2025 में हमारा नारा नहीं हो सकता, अगर चुने हुए राजनेताओं के लिए जनता की सेवा प्राथमिकता नहीं हो सकती, तो ये किस प्रकार का रोना गाना है? फिर राजनीति किस प्रकार के लिए की जा रही है? आप इमेजिन करिए, दिल्ली के अंदर जेल मंत्री, स्वास्थ्य मंत्री जेल चले गए, अरविंद केजरीवाल ने मंत्री पद से नहीं हटाने हैं, हटाया नहीं उनको, जेल मंत्री जेल में बंद है। हम 2025 में हैं आज। क्या भारत को 21वीं सदी में इतनी बढ़ती हुई इकोनॉमी को ऐसे चंगुलों में रहना चाहिए? तमिलनाडु के अंदर MK स्टालिन अपने मंत्री को नहीं हटा रहे कि नहीं मैं नहीं हटाऊंगा, जेल चले गए, कोई काम नहीं कर सकते। अरविंद केजरीवाल जेल चले गए, कोई काम नहीं कर सकते। पर दिल्ली की जनता भुगतती रहेगी, पर केजरीवाल की तनख्वाह भी जाती रहे, घर भी उनको मिलता रहे, मलाई भी खाते रहे। अरे ये जिसका बीजेपी का राष्ट्रीय अध्यक्ष रक्षा दलाली किया, उससे नैतिकता सुन रहे हैं भाई। ये तो बहुत आश्चर्य है। जिसने सेंट्रल विजिलेंस कमीशन नहीं बनाया उससे नैतिकता सुन रहे हैं। जो जाकर नवाज शरीफ का बिरयानी खाए, जो जिन्ना के बाजार में मेजबानी पार्टियां पड़े, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष की चिंता मत करो। भारतीय जनता पार्टी है, करप्शन के खिलाफ जीरो टॉलरेंस वाली भारतीय जनता पार्टी किया था। नहीं, मैं वक्त इतना ही है। आदिल, मैं आप सबसे कहना चाहता हूं और एक सवाल देश के लिए भी छोड़कर जाना चाहता हूं कि भाई सेंट्रल सिविल सर्विसेज का रूल ये कहता है कि 48 घंटे से ज्यादा समय तक हिरासत में तो एक अधिकारी डीम्ड सस्पेंड माना जाएगा। तो PM CM मंत्री क्यों नहीं डीम्ड सस्पेंड माने जाए? वो भी 30 दिन का ग्रेस टाइम कितना चाहिए? या फिर माननी है तो नियम से अलग हट गए? आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया।